वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो ये हमारा सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लेक्चर हमारा 18 है, जिसमें हम बात करेंगे ऊप्स कॉन्सेप्ट इन सी शार्प एंड नेम स्पेसेस इन सी शार्प। राइट, ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है और नेम स्पेसेस क्या होते हैं इन सी शार्प में। और अब तक जो हमने भी जितने भी हमने लेक्चर लिए हैं या लेक्चर हमने देखे पढ़े हैं अब तक, तो उसमें हमने जो अप्रोच इस्तेमाल की है वो प्रोसीजरल ओरिएंटेड आपके अप्रोच है। ठीक है ना, एक हम प्रोसीजरल अपना रहे हैं। ठीक है, प्रोसीजरल अप्रोच से क्या मुराद है आपकी? एक्चुअली हम देखें जो भी हम कोड कर रहे हैं हम टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हमने टॉप टू बॉटम की तरफ हम आए हैं, कोड को एक सिस्टमेटिक मैनर में उसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है ना, कोई भी स्टेटमेंट आप वो एक सिस्टमेटिक मैनर में या एक सीक्वेंस में हम लोग नीचे की तरफ आए हैं। ठीक है ना, हमने ऐसा हमारे पास ऐसा कोई हमने कोई काम नहीं किया कि हम नीचे से बॉटम से टॉप की तरफ जाएं। राइट, बॉटम से टॉप की तरफ हम किस केस में गए? जंप की स्टेटमेंट, जब जहाँ पे हम जंप स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी वहाँ पर हम गए हैं किसी अपने कंट्रोल को पर्टिकुलर जगह पर लाने के लिए। राइट, अदरवाइज हमने क्या किया, हम टॉप टू बॉटम की तरफ आए हैं। ठीक है, एक प्रोसीजर एक सीक्वेंस या सिस्टमेटिक अप्रोच अपनाई है, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसीजरल अप्रोच कहते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद समझने के लिए अपने स्लाइड की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। राइट, तो देखें प्रोसीजरल अप्रोच क्या होती है। प्रोसीजरल जो अप्रोच है इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू ब्रेक डाउन अ टास्क इनटू अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड रूटीन। ठीक है ना, तो एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है जिससे हम अपने टास्क को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन होती है, एक सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शन दी होती है। In procedural oriented programming, each step is executed in a systematic manner so that the computer can understand what to do। ठीक है ना, एक सिस्टमैटिक मैनर में आपका एक्शन होती है, उससे आपका कंपाइलर या इंटरप्रेटर समझ सके कि उसको क्या करना है। राइट, तो ये आपकी एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। तो इस जो सी हमारी लैंग्वेज है वो सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करती है। सी और बेसिक, बाकी कोबोल और एल्गोल भी है और पास्कल, ये लैंग्वेज भी इसी अप्रोच को फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो अप्रोच है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट बेस अप्रोच होती है। ठीक है ना, और ऊप्स आपकी क्या है? ऊप्स एक्चुअली आपकी बेस भी वो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पर बेस कर रही है। ठीक है, और जहाँ पे आपके क्लास के इंस्टेंस होते हैं। ठीक है, और इंस्टेंस क्या करते हैं, एक आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, या आप एक वे टू स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज कोड टू मेक इट मोर मॉड्यूलर एंड इजियर टू मेंटेन। राइट, तो ऑब्जेक्ट आपके ये काम करते हैं कि आपके कोड को रीयूजेबल कर देते हैं और इजी टू मेंटेन कर देते हैं। रीयूजेबल मतलब क्या होता है, इसका मतलब देख के समझते हैं। आपके पास हम एक क्लास बनाते हैं। ठीक है, क्लास क्या होती है? क्लास आपका एक ब्लूप्रिंट है, या आप समझ लें एक टेम्पलेट है। ठीक है, टेम्पलेट से मुराद क्या है? एक आपका राउंड शेप का टेम्पलेट है, आपने एक राउंड शेप का टेम्पलेट बना लिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं ऐसा टेम्पलेट मुझे एक और बनाना है। ठीक है ना, आप क्या करेंगे? तो राउंड शेप टेम्पलेट बना लिया, आप चाह रहे हैं एक ऐसा टेम्पलेट मुझे एक और बनाना, उसी टेम्पलेट की मदद से आप एक दूसरा टेम्पलेट बना लेंगे। ठीक है ना, उसी टेम्पलेट का क्या बना लेंगे? आप एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे या इंस्टेंस बना लेंगे। वो आपका टेम्पलेट क्या है? राउंड शेप टेम्पलेट, वो आपका क्लास है। ठीक है, तो आप इस राउंड शेप का टेम्पलेट आप कितने भी बना सकते हैं आपके ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, आप मल्टीपल टेम्पलेट बना लें, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना लें इस क्लास से। तो एक्चुअली क्लास को हम इसीलिए ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, और देखें a class is a blueprint or for creating object, it define the structure and behavior of object। ठीक है ना, वो ऑब्जेक्ट का बिहेवियर भी डिफाइन करता है। बिहेवियर मतलब कि आप देखें आपने जो ग्राउंड टेम्पलेट बनाया है उसके अंदर कितने होल हैं। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हैं, वो वैसा ही आपको टेम्पलेट बना कर दे देगा। ठीक है, आपने वैसा टेम्पलेट बना लिया, आप क्या चाह रहे हैं? अब ठीक है, 4 होल तो हमारे टेम्पलेट में है, वो 4 होल तो मैंने बना लिए। अब 5वां होल भी मुझे चाहिए, तो 5वां होल भी आप उसमें आप बन लें। 4 होल तो आपके पास आ गए, 5वां होल आप खुद बन। तो ये एक्चुअली टेम्पलेट का काम होता है हमारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव अ पर्सन क्लास दैट डिफाइन प्रॉपर्टीज लाइक नेम, एज। ठीक है, एज वेल एज मेथड लाइक गेट फुल नेम। ठीक है ना, और इन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, यू कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सेम क्लास। ठीक है ना, एंड ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यूज। राइट, तो उसके बाद क्या होता है? एक्चुअली देखिए ऊप्स में आपके क्लासेस, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फ,
ये सारे उसके पिलर्स हैं, ठीक है ना, या उसके कॉन्सेप्ट है जिनकी मदद से आपकी ऊप्स का कॉन्सेप्ट आपका बनता है, ठीक है। इन सब पिलर्स की मदद से आपका ऊप्स का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके क्या है, इनकैप्सुलेशन आ गई, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या है, हाइडिंग ऑफ डेटा, कि आप अपने डेटा को इनकैप्सुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने जैसे कुछ कोई चीज़ें इनकैप्सुलेट कर दी आपने, आप कुछ चीज़ें चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें प्राइवेट कर दिया, कुछ को पब्लिक कर दिया, और कुछ को प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है। प्रोटेक्टेड इसलिए कर दिया कि जब आप चाहें उस पर राइट्स देना या उसको कंट्रोल देना किसी और को, तो अब तब आप उसको कंट्रोल दे दें, ठीक है। अदरवाइज वो आपके पास प्रोटेक्टेड रहे या प्राइवेट रहे। तो ये सारा काम आपको किस में होता है, इनकैप्सुलेशन में होता है। उसके बाद बात आती है इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस क्या होती है, ठीक है। इनहेरिट समझ लें आप, ये किसी चीज़ को इनहेरिट करना, ठीक है ना। इनहेरिट अलो यू टू क्रिएट अ न्यू क्लास, ए क्लास, ए सब क्लास और ड्राइव्ड क्लास बेस्ड ऑन ए एग्जिस्टिंग क्लास। क्या आपके एग्जिस्टिंग क्लास की बेस पर आप एक नई क्लास बना सकते हैं, ठीक है। बेस क्लास और पेरेंट क्लास, तो सब क्लास जो आपने क्लास बनाई है inherit the properties and method of the base class and can also add its own, ठीक है ना। वो उसके मेथड्स तो इस्तेमाल करेंगे अपने बेस क्लास के, जो चाइल्ड आपकी क्लास आप बना रहे हैं, मगर वो अपने मेथड में आप उस पर बना सकते हैं। तो ये इनहेरिटेंस होती है। और पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मल्टीपल एक ही बेस बेस कॉमन क्लास उस पर आप ट्रीट कर लें उसको, कि वो एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है। इसको हम आगे चल के इनको और डिटेल में देखेंगे। आप सिर्फ अब इसकी डेफिनेशन देख लें। पॉलीमॉर्फिज्म अलो ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट क्लास टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए कॉमन बेस क्लास, ठीक है ना। तो कॉमन बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो जाते हैं आपके। दिस कैन बी थ्रू अ मेथड ओवरराइडिंग and interfaces. For example, you can create a method that accept object of the base class, but can work with object of the derived class, right? तो उसके ऑब्जेक्ट से काम, उसके ऑब्जेक्ट के साथ भी बात कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने सी शार्प जब हम प्रोजेक्ट बनाए थे उसमें आपने देखा था नेम स्पेसेस कुछ होती है, नेम स्पेसेस क्लासेस और ऑब्जेक्ट हम बना रहे थे, ठीक है ना। तो इसको इसको हम डिस्कस करते हैं नेम स्पेसेस को, ठीक है। नेम स्पेसेस क्या होती है, नेम स्पेसेस एक्चुअली क्या करती है, आपके कोड को आपके जो कोड होता है उसको आपको ऑर्गेनाइज कर देती है, ठीक है ना। आपके प्रोग्राम को एक ऑर्गेनाइज तरीके में ले आती है, बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज मैनर में आ जाती है। और एक ये करती है आपके जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है ना, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करती है, ठीक है। आप समझे आपके पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें आपने दो शेल्फ बनाए हुए हैं। एक शेल्फ में आप साइंस की बुक्स रखते हैं और दूसरे शेल्फ में आप किसकी बुक्स रखते हैं, आप फिक्शंस की बुक रखते हैं। तो इससे देखें, आपको साइंस की बुक चाहिए तो आप साइंस के शेल्फ में जाएंगे, यहाँ वहीं से उठाएंगे वहीं से रखेंगे। अगर आपको फिक्शंस की बुक चाहिए तो आप फिक्शन के शेल्फ पर जाएंगे और वहीं से उठाएंगे और वहीं से रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको इजी टू मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इजी टू एक्सेस हो जाएगी चीज़ें आपकी, ठीक है। आपको मेंटेन करना आसान हो जाएगा। और एक दूसरा फ़ायदा क्या होगा, अगर एक ही नेम की, ठीक है, एक ही बुक है जिसका नेम सेम है, फिक्शन में भी उसका नेम एक ही है और साइंस की बुक का नेम भी एक ही है, ठीक है। तो ये जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट है ये भी आपकी नेम स्पेसेस आपको अवॉइड करती है, ठीक है ना। जैसे अगर नेम ए है एक बुक का नाम जो साइंस की बुक है और नेम ए बुक है जो फिक्शन की बुक है, मगर वो क्या क्या है, वो अलग अलग शेल्फ में पड़ी हुई है, जिससे आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, ठीक है। आप बोगे मुझे साइंस की बुक ए चाहिए तो आप साइंस के शेल्फ में जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहेंगे मुझे फिक्शन की बुक ए चाहिए तो आप फिक्शन के शेल्फ पर जाएंगे और वहाँ से वो बुक उठा के लाएंगे। तो नेम स्पेस भी एक्चुअली सेम इसी पैटर्न पे काम करती है, ठीक है ना। आपके कॉन्फ्लिक्ट को भी अवॉइड करती है और आपके कोड को या आपके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज मैनर में ले आती है, राइट। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं या इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। नेम स्पेस देंगे, उसके बाद नेम स्पेस का वर्ड लिखेंगे, स्पेस देंगे, कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर जो भी आपने क्लासेस या ऑब्जेक्ट बनाने आप उसमें बनाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर नेस्टेड नेम स्पेस भी बनाते हैं। नेम स्पेस के अंदर आप नेम स्पेस भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट ऑपरेटर के साथ। तो ये तो कुछ डेफिनेशन थी। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ और अपनी कुछ नेम स्पेसेस बनाकर देखते हैं। हम अपने कोड की तरफ आ गए। सबसे पहले हम अपनी एक नेम स्पेस बनाते हैं। नेम स्पेस आप लिखें, ठीक है, स्पेस, ठीक है, माय नेम स्पेस लिख दें, माय नेम स्पेस, ठीक है। ये आपने नेम स्पेस बना दी, ठीक।
इसके अंदर आप क्या बनाए, इसके अंदर आप एक बनाने क्लास, क्लास ए बना लें। ठीक है, क्लास ए में आप क्या बना लें, आप एक बना लें फंक्शन बना लें। ठीक है, तो पब्लिक वाइड, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वाइड कर दें, स्टैटिक वाइड माय फंक्शन। ठीक है, और इसके आप सी डब्ल्यू कंसोल में प्रिंट कर दें माय फंक्शन। राइट, अब आपने एक नेम स्पेस बना ली। ठीक है, एक नेम स्पेस बना ली, उसमें आपने एक क्लास बना ली, क्लास में आपने एक फंक्शन बना लिया माय फंक्शन, उसमें आपने प्रिंट करा दिया माय फंक्शन। अब इसको हम यहाँ पे जाके एक्सेस करते हैं। एक्सेस आपको पता है शुरू के लेक्चर्स में हमने क्या किया था, हम जैसे सिस्टम को करते थे तो हम क्या कर कंसोल कंसोल डॉट ट्राइल कंसोल को एक्सेस करते थे तो हम कैसे करते थे, कंसोल करते उससे पहले हम क्या लिखते थे, सिस्टम लिखते थे, जब तक हमने यूजिंग यहाँ पे नहीं लिखा था। ठीक है ना, तो यूजिंग नहीं लिखा था उससे पहले हम सिस्टम सिस्टम क्लास का नाम लिखते थे, आपके नेम स्पेस का नाम लिखते थे, और उसके बाद उसका मेथड या उसको हम लिखते थे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले आप अपनी माय नेम स्पेस, ये देखिए करली ब्रैकेट्स आ गए, इसका मतलब है कि आपकी ये नेम स्पेस है, इस पर डॉट लिखें, ये ए आ गया आपके पास, उसके बाद डॉट लिखें और ये आपका माय फंक्शन आ गया। राइट, इसका कंट्रोल F5 करें तो आपको स्क्रीन पर प्रिंट आएगा, माय फंक्शन प्रिंट आ जाएगा आपके। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे माई स्पेस नहीं लिखना है तो आप इसके बाद क्या करें, ऊपर जाएं आप और यूजिंग कर दें, यूजिंग माई स्पेस। ठीक है, अब जैसे आप ये इसकी ये बन जाएगी आपकी। ठीक है, एक क्लास है। ठीक है, ये आपकी क्लास बन गई और ये माई स्पेस अपनी ये स्पेस है। ठीक है ना, तो देखिए आपके कोड को कितना आपको क्लीन कर दिया उसने, माई फंक्शन आपने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अच्छा एक अब हम बात करते हैं नेस्टेड की। आप इसके अंदर नेस्टेड भी बना सकते हैं माई स्पेस में। ठीक है, इसके अंदर आप एक और माई स्पेस बना दें और नेम स्पेस बना दें, नेम स्पेस माई नेस्टेड। ठीक है, एक करली ब्रैकेट आप यहाँ दे दें और एक करली ब्रैकेट आप यहाँ पर इसको एंड करें। ठीक है, तो आपकी नेस्टेड आ गई। ठीक है, अब इसको एक्सेस हम कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे आ दिया, इसको आप डॉट लिखेंगे तो माई नेस्टेड आ गया आपका। ठीक है, उसके अंदर आपके इसको, तो ये देखें वही फंक्शन आपका आ गया। तो आप नेस्टेड भी इसको बना सकते हैं नेम स्पेस। अगर आपको यहाँ से इसको ऐसे एक्सेस नहीं करना है, इसको यहाँ से एक्सेस करना है तो सेम पैटर्न, माई नेम स्पेस आप डॉट लिखें, आपको देखें नेस्टेड आ गई, उसके बाद आप डॉट लिखें, आपके पास क्लास आ जाएगा और फंक्शन आ जाएगा आपका, और क्लास आ जाएगा, और डॉट के बाद क्लास के बाद डॉट लिखें तो आपके पास ये माई फंक्शन आ गया। ठीक है, ये आपकी नेम स्पेस, ये नेस्टेड नेम क्लास और ये उसके बाद फंक्शन। राइट, तो इसको आप प्रिंट करें तो माई फंक्शन आपको एज इट इज प्रिंट आपके पास आ जाएगा। राइट, तो ये कुछ था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, और आज हमने देखा कि हमने ऊप्स का कॉन्सेप्ट देखा। ठीक है, और हमने अपने माई स्पेसिस को देखा हमने। ठीक है ना, नेम स्पेसिस को देखा कि नेम स्पेसिस क्या होते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।